हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नवाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है आरसीसी का। इसके बाद हम मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है स्लैब। स्लैब में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर में। एक ही फार्मूला इसमें लगता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए। एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी स्मॉल डी माइनस एफ वाई ए एस टी अपॉन एफ सी के स्मॉल बी। एम यू आपके पास मोमेंट क्वेश्चन में दी हो सकती है, अगर नहीं दी होगी तो उसके लिए भी आप फार्मूला अप्लाई करके मोमेंट वहाँ से निकाल सकते हो, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। एफ वाई आपकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी स्टील की, वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ए एस टी होगी आपके पास एरिया ऑफ स्टील, आपके पास डाया दिया होगा तो वहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। स्मॉल डी हो गया हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, और एफ सी के होगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन स्लैब। बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लैब के केस में वो है स्पेसिंग। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैन बार्स की जो स्पेसिंग होनी चाहिए, इट शुड बी 3D और 300 mm। जो दोनों में से मिनिमम होगी वही वाले हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की होनी चाहिए 5D और 450 mm, विच एवर इज लेस। इफेक्टिव स्पैन को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स और सिंपली क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस शोन बाय द स्टील अगेंस्ट द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अगेंस्ट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट स्टील जो है कितनी रेजिस्टेंस शो करता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज resistance shown by the beam or concrete section against the factored bending moment। against the factored bending moment beam section कितना जो है रेजिस्टेंस शो करता है, डेट इज नोन एज अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, कभी सिंपल इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टॉर्क। टॉर्क में अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट शेयर, इट इज नोटेड बाई वी ई, इट इज इक्वल टू वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी। इंपॉर्टेंट है, कभी सिंपल इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इक्विवेलेंट शेयर हम टॉर्क के केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन कम्स इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर। इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉप वी ई, इट इज इक्वल टू वी ई अपॉन बी डी। अब वी ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट शेयर को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर निकल जाएगा। एम ई वन किसके बराबर होता है, एम यू प्लस एम टी। अब एम टी को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू टी यू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी होल डिवाइडेड बाई 1.7। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, एम ई वन इट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस सिंपल जो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है जो भी हमने ऊपर स्लैब के केस में डिस्कस किया। देन कम्स ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एस वी, इट इज इक्वल टू टी यू एस वी अपॉन बी वन डी वन 0.87 एफ वाई, बी यू एस वी 2.5 डी वन इंटू 0.87 एफ वाई। सो एम ई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एम प्लस टी अपॉन 1.7 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल बी। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी। देन कम्स पंचिंग स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी सिंपल इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। सिंपल आपको एफ सी के दी होगी तो क्वेश्चन में आपको पूछा होगा कि इसकी पंचिंग स्ट्रेंथ निकालो, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो एफ सी के दी होगी उसका 0.25 इंटू रूट ऑफ एफ सी के करना है, तो यहाँ से आप पंचिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। बेरिंग स्ट्रेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेरिंग स्ट्रेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, 0.6 इंटू रूट ऑफ एफ सी के। देन कम्स यील्ड स्ट्रेंथ। किस यील्ड स्ट्रेंथ के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इट मीन्स डैट कि एफ ई 250 ग्रेड ऑफ स्टील है। उसके लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.18 एफ सी के बी डी स्क्वायर। देन कम्स एफ ई 415 के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। देन फॉर एफ ई 500 इट्स फॉर्मूला इज 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ऑल दिस थ्री फॉर्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन टाउ इज ग्रेटर देन 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शेयर एनफोर्समेंट हम बीम के केस में तब प्रोवाइड करते हैं जब टाउ की वैल्यू जो है 0.5 न्यूटन पर mm से एक्सीड हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस पी ई अपॉन जेड प्लस माइनस एम अपॉन जेड, और पी अपॉन ए प्लस माइनस पी ई वाई अपॉन आई प्लस माइनस एम इंटू वाई अपॉन आई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिग्मा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस को। अगर हमने प्री स्ट्रेस कंक्रीट के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे देखना। पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड। ए हो गया आपके पास एरिया। प्लस और माइनस कब लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के बेस पे आप यहाँ पे प्लस या माइनस डिसाइड करोगे। ई आपके पास यहाँ पे है एसेंट्रिसिटी, और जेड हो गया हमारे पास सेक्शन मॉडुलस। अगर आपने फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करना, फिर आप
नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पी अपान ए प्लस माइनस पी इंटू ए अपान आई। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने मैक्सिमम नॉमिनल कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, फिर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा पी अपान ए प्लस पी ई अपान जेड। फिर उस केस में एम अपान जेड या एम वाई अपान आई यूज़ नहीं होगा। देन कम्स लॉस ऑफ परसेंटेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ परसेंटेज इन प्री-स्ट्रेस कंक्रीट। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लॉस ऑफ परसेंटेज ड्यू टू एनकरेज स्लिप। एनकरेज स्लिप की वजह से प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में कितना अमाउंट ऑफ लॉस होता है। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल इंडेक्स वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू जो वेरी करती है 2 mm से लेकर 5 mm के बीच में। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एस, इट इज इक्वल टू डेल एल अपन एल एल इंटू ई एस। अब डेल एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन लेंथ, और एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल लेंथ, और ई एस हो गया हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन कम्स लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है लॉस होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 5 से लेकर 10% के बीच में आ सकती है। कभी सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। आपको रेंज दी होगी 5 to 10%, 10 to 15%, 2 to 2.5%, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 5 to 10%। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद कर लेना। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ एस, इट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी इंटू एफ सी। अब ई एस हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ई सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और एफ सी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस पी इंटू ई का स्क्वायर अपॉन जेड। देन कम्स लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। प्री स्ट्रेस में इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से भी लॉस होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है, 3 to 6%। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई एस, इट इज इक्वल टू एम इंटू एफ सी। एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हो सकती है वहाँ पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये तो सिंपल है, लोड को सेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हमने यहाँ से सेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई लोड। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी नॉट इंटू के इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू अल्फा। अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 8 इंटू एच अपॉन एल। परसेंटेज लॉस अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कॉमन है। एक्स हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एल, सिंपली मीन्स लेंथ। म्यू हमारे पास यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, के हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेव फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 39, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम कौन सा ग्रेड यूज़ करते हैं, M40 हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम M30 का यूज़ करते हैं, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए भी हम M30 ग्रेड का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना होता है, 18%। एंड इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेस 15% होता है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट 40 को डिस्कस करते हैं। आईएस कोड ने किस कंडीशन के लिए कौन सा कोड रेकमेंड किया है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड डेड लोड के लिए रेकमेंड किया हुआ है आईएस कोड 875 पार्ट फर्स्ट। लाइव लोड के लिए 875 पार्ट सेकंड। ये हमने सारे ऊपर डिस्कस किए हैं पहले लेक्चर्स में भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट वहाँ हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर लाइट वेट कंक्रीट। अब देखो यूनिट वेट ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट कितना होता है, 22 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। बट द यूनिट वेट ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज 4 से लेकर 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इकोनॉमिकल होता है, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और लेस कॉस्टली होता है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी लो होती है, फायर रेजिस्टेंट होता है, इसमें एडुकेट डक्टिलिटी प्रेजेंट होती है और लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अब लाइट वेट कंक्रीट में क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है फ्लाई ऐश की, स्लैग की, क्लिंकर्स की एटसेट्रा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का, उनका हम प्रॉपर यूज करते हैं बाई मेकिंग लाइट वेट कंक्रीट। देन कम्स हाई डेंसिटी कंक्रीट। एज द नेम सुजेस्ट, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, डेट्स वाई दे आर टर्म्ड एज हाई डेंसिटी कंक्रीट। दे आर आल्सो नॉन एज हैवी वेट कंक्रीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनमें जो हम एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 4 होती है। फॉर एग्जांपल बैरियम सल्फेट, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 4.1। अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो 2 से लेकर 3 के बीच में ही लाई करती है। बट दिस एग्रीगेट इज स्पेशल केस, डेट्स वाई कि इसको हम हाई डेंसिटी कंक्रीट में यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसमें है आयरन मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, हेमिटाइट है, जियोथाइट है एटसेट्रा। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है, 3000 से लेकर 3900 kg पर क्यूबिक मीटर। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, प्रिपेयरिंग काउंटर बैलेंस वेट्स फॉर लिफ्टिंग ब्रिजेस एटसेट्रा। देन कम्स प्लम कंक्रीट, इट इज़ आल्सो नोन एज प्लम। इसमें हम क्या करते हैं कि लार्ज साइज एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं अप टू 300 mm। इसमें जो एग्रीगेट्स का वॉल्यूम होता है वो 20 से लेकर 30% होता है टोटल वॉल्यूम। इट मीन्स डैट कि जो टोटल वॉल्यूम होगा प्लम कंक्रीट का, उसमें 20 से लेकर 30% वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट होगा। दिस इज आल्सो नोन एज साइक्लोपीन कंक्रीट। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ हम इसमें डिस्कस करते हैं फेरो सीमेंट कंक्रीट। फेरो सीमेंट कंक्रीट में क्या है,
इट्स अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट मोटार एंड वायर मैश, जिसको हम स्केल्टन स्टील भी कहते हैं। इसमें जो फ्लाई ऐश हम यूज़ करते हैं वो अप टू 30% यूज़ करते हैं। जो वायर हम इसमें यूज़ करते हैं, वायर मैश हम यूज़ करते हैं, उसका साइज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 0.5 से लेकर 1.5 mm। और जो हम स्केल्टन स्टील यूज़ करते हैं उसका जो साइज़ वैरी करता है 3 से लेकर 8 mm तक वैरी करता है। इसमें जो हम अलग अलग रेशोज़ प्रिपेयर करते हैं 1:2, 1:3 विद वाटर सीमेंट रेशोज 0.4 to 0.45। मोटार प्रोवाइड्स मास एंड मैश प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम इसमें मोटार प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे मास ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करता है, और जो हम मैश प्रोवाइड करते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग एंड फटीग। इसमें जो हम फाइन एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं दे शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेडिंग जोन सेकंड एंड थर्ड। उनका जो साइज़ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 150 माइक्रोन टू 2.36 mm। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर जनरली यूज्ड फॉर मोबाइल होम्स, वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स, विंड टनल, स्विमिंग पूल्स एटसेट्रा। Then comes no fine cement. It generally consists of cement plus coarse aggregate and water only. इसमें जो हम coarse aggregate यूज़ करते हैं they should pass Indian standard 620 and they should retain on 10 mm. Removal of fine aggregate size below 12 mm from normal concrete. नो फाइन सीमेंट में हम क्या करते हैं कि फाइन एग्रीगेट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जिन एग्रीगेट का साइज़ 12 mm से कम होगा उनको हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जो हम रेशोज़ प्रिपेयर करते हैं 1:6 है, 1:10 है, विद वाटर सीमेंट रेशो 0.38 to 0.5%। डेंसिटी कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 350 kg per cubic meter by using lightweight aggregates। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कम्स एरेटेड कंक्रीट। इट इज़ obtained by introducing air or gas bubbles into plastic cement mortar mix। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लास्टिक सीमेंट मोटार मिक्स में एयर या गैस बबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का वो सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। इट मे आर मे नॉट कंटेन कोर्स एग्रीगेट। दिस इज आल्सो नोन एज सेलुलर कंक्रीट, गैस कंक्रीट, फॉर्म कंक्रीट। इसकी जो डेंसिटी है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 300 से लेकर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर हमने एरेटेड कंक्रीट को इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तब हमने इसकी लो डेंसिटी रखनी है। मीडियम डेंसिटी को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल मेंबर्स। बिसाइड्स डेट मैसनरी वॉल्स, लोड एंड पार्टीशन वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ पैनल्स के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इंडियन स्टैंडर्ड ने कंक्रीट को स्ट्रेंथ के बेस पे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, नॉर्मल कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ एंड अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इट इज़ obtained by using हाई सीमेंट कंटेंट विद लो वाटर सीमेंट रेशोज। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाई सीमेंट कंटेंट यूज़ करते हैं बट विद लो वाटर सीमेंट रेशोज। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स एंड लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। इसको हम जनरली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, सीडिंग मेथड है, रिवाइब्रेशन मेथड है, इनहेबिटिंग क्रैक्स मेथड है, यूजिंग एडमिक्सचर्स, सल्फर इम्प्रीजनेशन मेथड। These are the methods which we use for the preparation of high strength concrete. Then comes high performance concrete, simply known as HPC. It has same basic ingredients but with totally different microstructure than ordinary concrete. अगर हम इसके ingredients की बात करेंगे वो सेम है एज ordinary concrete, बट इनका जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट से, बाय यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशोज। और इनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशोज। इसमें जो हम सीमेंटस मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लाई ऐश है, स्लैग है, सिलिका फ्यूम, मेटाकोलिन एटसेट्रा। इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल क्यूरिंग पीरियड रहता है वो रहता है फर्स्ट 12 से लेकर 36 आवर्स, और इसको हमने कंटिन्यू करना पड़ता है 2 से लेकर 3 डेज तक। आफ्टर 7 days इट कैन बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज फोटो कैटालिटिक कंक्रीट। इट इज़ अ टाइप ऑफ environmental friendly material by which air pollution and pollution on the concrete can be diminished. It is the best pollution control concrete. फोटो कैटालिटिक कंक्रीट क्या है, ये एक इको फ्रेंडली कंक्रीट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल कंक्रीट। इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रियलाइज एयर पोल्यूशन, सेल्फ क्लीनिंग एंड सेल्फ डिसइंफेक्टिंग। इसमें ये कैपेबिलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ obtained बाय एडिंग फोटो कैटालिस्ट इनटू द नॉर्मल कंक्रीट। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल कंक्रीट है उसमें हम फोटो कैटालिस्ट ऐड करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है TiO2। It has great potential in the field of degradation of pollutants, deodorization, sterilization and energy conservation etc. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नो स्लम्प कंक्रीट। दिस इज आल्सो नोन एज ड्राई कास्ट कंक्रीट। इसको हम ड्राई कास्ट कंक्रीट भी कहते हैं। इसकी जो स्लम्प वैल्यू रहती है वो जनरली 0 से लेकर 25 mm के बीच में रहती है। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट होगा उसकी स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 6 mm और इट शुड बी लेस देन 1/4 inch। देन कम्स रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट। In this case, concrete with zero slump consistency in its unhardened state is used. रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट में हम क्या करते हैं कि ऐसे कंक्रीट को यूज़ करते हैं जिसकी जीरो स्लम्प वैल्यू होगी। इट्स अ कंक्रीट कंपैक्टेड बाय रूलर एज पर ACI 207.5R।
इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 मेगापास्कल होती है। अब इसकी इतनी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों होती है? क्योंकि इसको हम रूलर से कंपैक्ट करते हैं, उसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट जॉइंट्स, फॉर्म वर्क, फिनिशिंग स्टील एटसेट्रा। इसको हम विदाउट जॉइंट्स, विदाउट फॉर्म वर्क प्रिपेयर कर सकते हैं, विच मेक्स इट सिंपल एंड इकोनॉमिकल। It can be used for the rehabilitation of dams, roads, airfields, etc. This is the most important point from examination point of view. रूलर compacted concrete को हम जनरली यूज़ करते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम्स, रोड्स, एयरफील्ड्स एटसेट्रा। मतलब जहाँ पे मास कंक्रीटिंग यूज़ होती है वहाँ पे हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। पावर प्लांट्स, पार्किंग लॉट्स के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके क्या है? इट हैज़ सेम इंग्रेडिएंट्स एज ऑर्डिनरी कंक्रीट, बट उनको हम ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, कंपैक्ट करते हैं बाय यूजिंग अर्थ एंड रॉक फिल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इट मीन्स डैट कि इसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम ऐड करते हैं या फिर हम इसमें ऐड करते ही नहीं है। इनको हम ड्राई स्टेट में ही यूज़ करते हैं, रूलर से कंपैक्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट टाइप इज सॉइल सीमेंट। इट्स अ मिक्सचर ऑफ पल्वराइज्ड नेचुरल सॉइल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपीसी एंड वाटर, यूजुअली प्रोसेस्ड इन अ टम्बल कंपैक्टेड टू हाई डेंसिटी। सॉइल सीमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो पल्वराइज नेचुरल सॉइल होती है उसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपीसी सीमेंट ऐड कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं कि अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कंपैक्ट कर देते हैं टू अचीव हाई डेंसिटी। हार्ड सेमी रिजिड ड्यूरेबल मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब जो लिटिल अमाउंट ऑफ ओपीसी हमने इसमें ऐड किया था प्लस उसमें थोड़ा सा वाटर हमने ऐड कर दिया, अब उन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें हार्डनेस आ जाएगी। इसकी वजह से हमें एक हार्ड सेमी रिजिड ड्यूरेबल मटेरियल ऑब्टेन्ड होगा। इट हैज़ गुड कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेंथ बट इट्स ब्रिटल। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और शेयर स्ट्रेंथ है दोनों अच्छी है बट ये ब्रिटल है। इट इज़ यूज्ड फॉर पाइप बेडिंग, स्लोप प्रोटेक्शन, स्लैब बेस एटसेट्रा। दीज आर द प्लेसेज वेयर वी यूज सॉइल सीमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम साइट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप में से कोई साइट पे काम करता है, अगर आप में से कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों के लिए ये पॉइंट्स बेनिफिशियल है। इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर हम आरसीसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। पॉइंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? वाई स्टील इज़ द बेस्ट रेनफोर्समेंट मटेरियल। स्टील को जो हम बेस्ट रेनफोर्समेंट मटेरियल क्यों कंसिडर करते हैं? इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि स्टील को हम बेस्ट रेनफोर्समेंट मटेरियल क्यों मानते हैं, बट द मेन रीजंस आर स्टील एंड कंक्रीट हैव ऑलमोस्ट सेम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो जनरली 11 से लेकर 13 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस वैरी करता है, और कंक्रीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो जनरली 7.4 से लेकर 13 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस वैरी करता है। इसका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंक्रीट के साथ। दैट्स वाई स्टील इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट रेनफोर्समेंट मटेरियल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डायमीटर्स ऑफ बार एज पर IS कोड 456/2000। एज पर IS कोड 456/2000 देयर आर 13 बार्स ऑफ स्टील स्टार्टिंग फ्रॉम डाया 4 mm टू डाया 40 mm। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है क्लियरली डायमीटर ऑफ स्टील बार्स और वेट ऑफ स्टील बार्स पर मीटर इन kg। फर्स्ट जो डाया ऑफ स्टील अवेलेबल है वो है 4 mm। इसका वेट कितना आता है पर मीटर? इट्स वेट इज 0.0987 kg पर मीटर। वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? d का स्क्वायर इन mm डिवाइडेड बाई 162.2। यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 13 के 13 स्टील बार से सबका वेट यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना आता है? 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेट्स ऑफ स्टील एज पर IS कोड 456/2000। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो एज पर IS कोड 456/2000 में अगर हम देखेंगे जनरली हमारे पास Fe250, Fe415, Fe500, 550 यहीं तक अवेलेबल है, बट Fe600 भी अवेलेबल है। Fe250 ग्रेड की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250 न्यूटन पर mm²। टाइप ऑफ स्टील कौन सा है? ये माइल्ड स्टील है। देन कम्स Fe415, Fe500, Fe550, Fe600। ये सारे HYSD स्टील में ही आते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स। इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ आती है वो ग्रेड के हिसाब से ही आती है। अब देखो पिछले लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, बट डक्टिलिटी उसकी डिक्रीज होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने न्यू ग्रेड्स ऑफ स्टील इन्वेंट किए। Fe415 को इनने 415D कर दिया। इनके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड रेकमेंड किया है वो है IS कोड 1786/2000। HYSD स्टील बार्स हैव अबाउट 50% मोर यील्ड स्ट्रेंथ देन प्लेन बार्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HYSD बार्स की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 50% ज़्यादा होती है प्लेन बार से। अब प्लेन बार में हमारे पास यहाँ पे एक ही बार अवेलेबल है, वो है Fe250। HYSD स्टील बार्स डोंट हैव डेफिनेट यील्ड पॉइंट। इट इज़ टेकन एज 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जो माइल्ड स्टील होता है इसका एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है, बट जो HYSD स्टील बार्स हैं इनका कोई भी डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता है। इसका जो यील्ड पॉइंट है वो हम जनरली लेते हैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेस।
पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है, एज पर IAS कोड 456/2000 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन 1 क्यूबिक मीटर इज 450 kg। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे क्या है, OPCR क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रेड्स है, ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। अब देखो ग्रेड 33 के लिए जो फेस एरिया होना चाहिए क्यूब का वो कितना होना चाहिए, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ग्रेड 43 के लिए जो साइज ऑफ क्यूब होना चाहिए, इट शुड बी 7 to 7.06 सेंटीमीटर। देन कम्स परसेंटेज ऑफ स्टील एंड डायमीटर ऑफ बार फॉर डिफरेंट मेंबर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मेंबर के लिए हम कितना अमाउंट ऑफ स्टील ऐड करते हैं। फर्स्ट इज स्लैब। इसमें जो रेंज ऑफ स्टील है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है। अगर हम HYSD स्टील यूज़ करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम माइल्ड स्टील यूज़ करेंगे, इसकी परसेंटेज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 0.15%। अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज जनरल जो परसेंटेज है स्टील की वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 0.7 से लेकर 1%। स्लैब में हम कौन कौन से डाया बार यूज़ करते हैं, 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है। कवर टू रेनफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 15 से लेकर 20 mm तक। मैक्सिमम डाया बार हम इसमें कितना यूज़ करते हैं, 1/8 ऑफ थिकनेस। जो टोटल थिकनेस होगी उसका 1/8 टाइम जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम डाया बार जो हम स्लैब में यूज़ करेंगे। सेकंड मेंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बीम। बीम में हम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना यूज़ करते हैं, AST मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो बीम में होना चाहिए, इट शुड बी 0.85 FY/BD। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बीम में कितनी आती है, 4% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ स्टील बीम के केस में कितनी वेरी करती है, 1 से लेकर 2%। डाया बार हम जो बीम में यूज़ करते हैं वो 12 mm है। कवर टू रेनफोर्समेंट कितना हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब देखो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के केस में हम 20 mm यूज़ करते हैं, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के केस में हम 30 mm यूज़ करते हैं, सीवर कंडीशन के केस में हम 45 mm का यूज़ करते हैं, वेरी सीवर के केस में हम 50 mm का यूज़ करते हैं और एक्सट्रीम सीवर कंडीशन के केस में हम 75 mm का यूज़ करते हैं। दीज वैल्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कॉलम। कॉलम के केस में अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज जो रेंज ऑफ स्टील हम यूज़ करते हैं 0.8 से लेकर 6%। डाई ऑफ स्टील हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं, 12 mm, 16 mm। इसमें जो हम कवर टू रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें हम 25 mm भी प्रोवाइड करते हैं। अब 25 mm हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब मिनिमम डायमेंशन जो होगी कॉलम की वो 200 mm होगी, और उस केस में हम डाई ऑफ स्टील बार हम कितना यूज़ करते हैं, 12 mm। एंड द लास्ट इज फुटिंग। फुटिंग के केस में हम कितना अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। अगर हम HYSD स्टील बार यूज़ करेंगे, इट्स 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड माइल्ड स्टील इज 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम एज स्लैब। डाया बार हम कौन कौन से इसमें यूज़ करते हैं, 8 mm, 12 mm और 10 mm, सेम जो हम स्लैब में यूज़ करते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो कवर टू रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो 50 mm है। पॉइंट 9 इज मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, बट इन नो केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 इंटू मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंक्रीट के केस में हम जितना लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी वर्केबिलिटी आती है, बट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 इंटू मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। पॉइंट नंबर 10 इज फॉर मोस्ट RCC वर्क साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm, इट कैन बी इंक्रीज अप टू 40 mm। मोस्ट ऑफ द RCC वर्क में अगर हम देखेंगे जो एग्रीगेट का साइज हम यूज़ करते हैं वो 20 mm का यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम इसको 40 mm तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट फॉर थिन सेक्शन जो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आता है वो 10 mm का ही आता है। फॉर हैवी रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स के लिए अगर हम देखेंगे कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए, इट शुड बी 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर कवर डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स। देखो जो मिनिमम क्लियर डिस्टेंस होता है 2 बार्स के बीच में, उससे हमने क्या करना है, 5 mm डिडक्ट कर देना है। जितना बचेगा उतना हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का साइज होना चाहिए हैवी रेनफोर्स सेक्शन के केस में, और इट शुड बी 5 mm लेस देन मिनिमम कवर टू रेनफोर्समेंट। पॉइंट नंबर 11 इज वाटर यूज्ड फॉर RCC वर्क शुड बी पोर्टेबल वाटर। इसकी जो pH वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी इन बिटवीन 6.5 to 8। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क को हम कितने टाइम के बाद डिफरेंट मेंबर्स में रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली टेबल बनाया हुआ है टाइप ऑफ फॉर्म वर्क। सरफेस टेम्परेचर अगर कंक्रीट का होगा वो ग्रेटर देन 16 डिग्री होगा, उस केस में हम कितने टाइम के बाद रिमूव करते हैं। अगर सरफेस टेम्परेचर जो होगा 0 से लेकर 16 डिग्री के बीच में होगा, उस केस में हम कितने टाइम के बाद रिमूव करते हैं। जो भी वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है कॉलम्स का, बीम्स का, वॉल्स का, उसको हम जनरली 16 से लेकर 24 आवर्स के बीच में रिमूव कर सकते हैं। सेकंड इज सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब्स। सॉफ्ट फॉर्म वर्क हम कहते हैं जो भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क हम स्लैब में प्रोवाइड करते हैं, बट हमें क्या करना होता है कि प्रॉप्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर फॉर्म वर्क रिमूवल। प्रॉप्स मीन जो भी वर्टिकल सपोर्ट्स होती है उनको हमने इमीडिएटली फिक्स कर देना होता है। स्लैब के केस में हम इसको जनरली 3 days के बाद रिमूव कर देते हैं। सॉफ्ट फॉर्म वर्क अगर हम बीम के केस में देखेंगे 7 days के बाद रिमूव कर देते हैं। बाकी अगर सरफेस टेम्परेचर जो होगा 0 से लेकर 16 डिग्री के बीच में होगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है 300 डिवाइडेड बाई T+10। टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल टेम्परेचर वहाँ पे कितना है जहाँ पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हो। एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आवर्स को, कि इतने आवर्स के बाद हम उसको रिमूव कर देंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे स्लैब की बात करेंगे 100 डिवाइडेड बाई T+10 days, इतने डेज के बाद हम सॉफ्ट फॉर्म वर्क रिमूव करेंगे स्लैब के केस में, अगर टेम्परेचर 0 और 16 डिग्री के बीच में होगा।
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉप्स टू बी स्लैब्स। अब प्रॉप्स को हम कितने डेज के बाद रिमूव करते हैं। अगर स्लैब का स्पैन जो है अप टू 4.5 मीटर है, उसको हम 7 डेज के बाद रिमूव कर देंगे। अगर उसका स्पैन जो है ग्रेटर देन है 4.5 मीटर, उसको हम 14 डेज के बाद रिमूव कर दें। अगर हम बीम की बात करेंगे, अगर बीम का स्पैन जो है अप टू 6 मीटर है, उसको हम 14 डेज के बाद रिमूव करेंगे। अगर ग्रेटर देन 6 मीटर है तो उसको हम 21 डेज के बाद रिमूव करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एज वेल एज साइट पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। अब कितनी टाइप्स की शेयर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं बीम में। वर्टिकल स्टीरअप्स है, इंक्लाइंड स्टीरअप्स और बेंट अप बार्स, इनको हम जनरली 45 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पॉइंट नंबर 14 इज शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के शेयर रेजिस्टेंस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करने से। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। पॉइंट 15 इज बीम्स स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स, इट शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब जो स्पेसिंग होगी रेनफोर्समेंट बार्स की बीम्स के केस में, इट शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या है, ये जो तीन वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट आएगी उससे ज़्यादा स्पेसिंग होनी चाहिए। फर्स्ट इज डायमीटर ऑफ बार इफ दे हैव सेम डाया। अब बीम के केस में अगर हम सेम डाया बार यूज़ कर रहे हैं तो हम देखेंगे कितना डाया बार यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इज डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ दे आर अनइक्वल। अगर हम दो अनइक्वल बार्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो लार्जर वाला होगा उसको हमने प्रेफर करना है। एंड द थर्ड इज 5 mm प्लस नॉमिनल साइज ऑफ कोर एग्रीगेट। साइड फेस रेनफोर्समेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं बीम के केस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब बीम की डेप्थ जो है 750 mm से एक्सीड हो जाती है। और इसमें हम कितना एरिया ऑफ स्टील यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इसमें होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1% ऑफ द वेब एरिया ऑफ द बीम। पॉइंट 16 इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम जनरली स्पैन टू डेप्थ रेशो भी कहते हैं। अगर स्पैन अप टू 10 मीटर होगा उस केस में, जो कैंटिलीवर के केस में जो स्पैन टू डेप्थ रेशो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, सिंपली स्पोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस के लिए 27। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के पेपर में आया था। बट अगर स्पैन जो है ग्रेटर देन 10 मीटर है उस केस में हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 बाई स्पैन लेंथ। पॉइंट नंबर 17 इज वन वे स्लैब। अगर स्पैन रेशो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है देन द स्लैब इज टर्म्ड एज वन वे स्लैब। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट वन वे स्लैब के केस में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स कितना होना चाहिए, द डायमीटर ऑफ लार्जर बार या फिर 5 mm प्लस जो कोर्स एग्रीगेट का साइज होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स कितना होना चाहिए, टेंशन में अगर हम स्पेशली देखेंगे 3DR 300 mm मैन बार्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5DR 450 mm। बार्स आर बेंट अप एट 0.15 इंटू एल और L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट। अब देखो हम बेंट अप बार्स बीम के केस में प्रोवाइड करते हैं या स्लैब के केस में हम प्रोवाइड करते हैं, उनको हम जनरली कहाँ पे बेंड करते हैं, 0.15 इंटू एल और L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ द सपोर्ट। अपर फेस में अगर हम देखेंगे इनको हम जनरली 0.1 इंटू एल और L/10 पे बेंड कर देते हैं। क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द RCC स्ट्रक्चर्स इज 7 days। सो दीज 18 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एज वेल एज साइड पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ RCC। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया वो सारा का सारा आपको क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको डिटेल से इनको स्टडी करना है तो मैंने आपको लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ टॉपिक्स मैंने जो सिलेबस में मिस किए हुए हैं, मैंने तो हर टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किया है, बट इफ़ यू स्टिल थिंक दैट आई हैव मिस्ड सम टॉपिक्स, so you can mention these topics in the comment section. I will definitely upload videos on your mentioned topics. So please like this video and share this with your friends. So thank you so much and keep supporting me.